राधे राधे आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विकास के सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस ने जो है ये विकास के सिद्धांत जो है वो दिए हैं। तो सबसे पहले विकास का सिद्धांत है पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत जो है वो यूरी ब्रॉन फ्रेनर ने दिया है। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने, और मनोलैंगिक सिद्धांत जो है वो भी किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। मनोसामाजिक विकास जो है, मनोसामाजिक विकास किसने दिया है? एरिक एक्शंस ने। फिर बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो दिया है जीन पियाजे ने। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो दिया है वाइगोत्स्की ने। अब है बात करते हैं नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत जो है वो देखो 3 वैज्ञानिक ने दिए हैं, आपको याद रखना है। नैतिक विकास सिद्धांत जो है वो सबसे पहले जो दिया है लॉन कॉलबर्ग ने दिया है, कॉलबर्ग ने। फिर जीन पियाजे ने भी दिया है और पेक और हेबिग हर्स ने भी दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कॉलबर्ग ने भी दिया है, जीन पियाजे ने भी दिया है और पेक व हेबिंग हर्स ने भी दिया है। भाषा विकास सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन सबसे पहला पारिस्थितिक विकास सिद्धांत। पारिस्थितिक विकास सिद्धांत में अपन बात करेंगे कि दिया किसने था, आपने अभी पढ़ा है यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने। ये कौन सा, ये किसके आपके है? संवेगात्मक जो सांवेगिक सांस्कृतिक परख है उस पर जो है ये आधारित है। ठीक है। संवेग से संबंधित आपके ये विकास है, सिद्धांत है। जो ये आपके प्रतिपादक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इनका जन्म जो है वो रूस में हुआ था 1917 में। मृत्यु 2005 में हुई है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ठीक है, अमेरिका में। विकास को प्रभावित करने वाले कारक इन्होंने क्या बताया कि जो विकास को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि बालक के विकास को की व्याख्या देखो वातावरणीय व सामाजिक के कारकों के संदर्भ में की है। इन्होंने जो है यूरी ब्रॉन ने क्या किया है कि बालक के विकास की जो व्याख्या की है ना, वो किसके आधार पर की है? वातावरणीय और सामाजिक। यानी कि बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसको और उसका जो समाज है, उसके आसपास का जो समाज है, सामाजिक है, एरिया है, उसके कारकों के संदर्भ में उन्होंने क्या किया है? बालक के विकास के परिभाषा या व्याख्या की है। सबसे पहले बात की है इन्होंने कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो कारक में उन्होंने सबसे पहले दिया है लघुमंडल। लघुमंडल में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सबसे पहला उन्होंने दिया है कि परिवार बालक के विकास को क्या करता है? परिवार भी प्रभावित करता है। उसके दोस्त, ठीक है, दादा दादी प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे? प्रत्यक्ष जो है वो लघु खंड में क्या होगा कि ये जो सारे अपन बता रहे हैं ना पॉइंट, परिवार, दोस्त, दादा दादी और ये आपके शिक्षक, ये क्या करेंगे? कोई बच्चा है उसको प्रत्यक्ष प्रभावित करेगा, क्योंकि बच्चा जो है इनके क्या है? लगातार संपर्क में है। दूसरा आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है उनमें कौन कौन सा है? द्वितीयक स्तर है ये, और विकास का क्या है? द्वितीयक स्तर है। और लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध इसमें क्या होता है? आपके शामिल होता है। जैसे कि माता पिता का दादा दादी से संबंध, या फिर माता पिता का शिक्षक से जो है संबंध। देखो मध्य मंडल जो है ना वो प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपके घर बच्चा जब घर में रहता है तो वो अपने माता पिता और अपने दादा दादी के साथ में रहता है, तो उनके जो व्यवहार है, आपस में उनका जो संबंध है, वो जो संबंध है वो क्या करेगा? बालक को प्रभावित करता है। अगर इनके बीच में झगड़े चल रहे हैं तो बालक की बुद्धि में बस वही बैठेगा, उसका मानसिक विकास जो है वो क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। उसको प्रॉपर जो है वो विकास नहीं हो पाएगा। माता पिता का शिक्षक के साथ में अगर अच्छा व्यवहार है तो बालक का भी व्यवहार जो है वो क्या होगा? अच्छा होगा। इस तरह से जो है ये मध्य मंडल जो है वो बालक के विकास को भी प्रभावित करते हैं। अब अपन बात करते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल बालक को कैसे प्रभावित करता है? देखो सबसे पहले तो ये बाह्य मंडल जो है ना वो कौन सा स्तर है? तीसरा। प्रथम कौन सा था? लघु मंडल। दूसरा
मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल। ये क्या करेगा, जो बालक है उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कोई माता-पिता है, उनका जो कार्यस्थल है, ऑफ़िस वग़ैरह, तो वो भी क्या करता है, बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। संसार के साधन हैं, जितने भी सरकारी नीतियाँ हैं वो, और धार्मिक स्थल हैं वो, ये सारे जो हैं बालक को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे अपन उदाहरण लें कि माता-पिता का जो है कार्यस्थल, अगर माता-पिता जो है जहाँ कार्य कर रहे हैं, ठीक है? उनमें अगर आपके स्ट्रेस कम है, काम का प्रेशर जो है वो कम है, तो वो बालक को क्या करेंगे, प्रॉपर टाइम दे पाएँगे, बालक के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएँगे। लेकिन उसी प्रकार अगर ऑफ़िस में जो है वो अगर स्ट्रेसफुल वर्क है, या फिर उनको जो है वो ताने वगैरह पड़ते हैं, या काम का लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो सारा गुस्सा जो है वो क्या करेंगे, बालक पे आके उतारेंगे, या फिर घर में झगड़े होंगे, तो इन सब से क्या होगे, बालक का विकास जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मध्य मंडल, वृहद मंडल। ये कौन सा स्तर है, चौथा स्तर है। चौथे स्तर में कौन कौन से, जैसे कि सरकारी जो कानून है, जितने भी एक्ट वगैरह हैं, वो भी बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक जो मूल्य है वो भी करते हैं, और एक है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और सरकारी कानून। फिर आता है घटक या घटना मंडल, पांचवा स्तर है ये, और उच्च स्तर का प्रभावित करता है ना। यानी कि जो ये पांचवा स्तर है, या घटक या घटना मंडल जो है ना, ये क्या करेगा, बालक को अचानक या उच्च स्तर पर प्रभावित करता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आजकल अपन सुनने में आता है कि जैसे माता पिता का तलाक होना, ठीक है, आर्थिक आघात होना, यानी कि पैसों की तंगी वगैरह होना, एक्सीडेंट हो जाना माता पिता में से या उनके परिवार में से, या ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करता है, बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। फिर है घर को बदलना, यानी कि एक बालक जो है ना, जहाँ अपने घर पर रहता है ना, तो वो क्या करता है, पूरा अपने घर, जो पुराना घर होता है ना, वो अपने को उसको जो है ना, वो पूरा एकदम मन से जो है ना, उसको क्या करता है, उसको अपनाता है घर को। लेकिन जैसे ही अपने घर, जैसे उसका घर बदल गया, तो उसको नए घर में जाने पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने पर भी उसका विकास जो है थोड़ा सा जो है वो रुक जाता है। अब अपन बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है, सिगमंड फ्रायड। जन्म कहाँ हुआ इनका, वियना ऑस्ट्रिया में। मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसे प्रथम बल भी कहा जाता है। किसे प्रथम बल कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को। जो सिगमंड है, इनके सहयोगी कौन कौन रहे हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, सिगमंड के जो है आपके सहयोगी जो है वो कौन कौन है, सबसे पहला है अन्ना एना फ्रायड। ठीक है, एना फ्रायड जो है वो कौन है, इसकी पुत्री थी। कार्ल कॉल युंग, इन कॉल युंग भी इनके सहयोगी थे। बाद में इन्होंने क्या किया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। एडलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व मनोविज्ञान का। और एरिक एरिक्शन जो है, उन्होंने कौन सा दिया है, मनोसामाजिक जो आपके सिद्धांत दिया है। तो ये सारे क्या थे, सिगमंड फ्रायड के सहयोगी थे। ठीक है, उनका जो काम चल रहा था उनमें जो है वो क्या करते थे, सहयोग करते थे। फिर इन्होंने बाद में जो है वो क्या किए, खुद के अपने सिद्धांत दिए, जिसमें कार्ल यूंग का सिद्धांत था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। एडलर जो है उन्होंने क्या दिया, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। एरिक एक्शन जो है उन्होंने कौन सा दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, देखो सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्तियां जो है वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग जो है वो कितने प्रकार की हैं, दो। सबसे पहले है जीवन मूल प्रकृति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, थेराटॉस, ये थेराटॉसिस जो है वो आपके क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। जीवन मूल प्रवृत्ति है, जिजीविषा बोलते हैं इसको। ठीक है, इरोस, ये तो इरोस है, ये थेरोस्ट है, ये मुर्मुषा है। ठीक है, जीवन जीने की आशा। देखो जीवन मूल प्रवृत्ति में क्या होगा कि उसमें जो बच्चा जो है उसमें क्या होगा, जीवन जीने की आशा होगी। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपके मूल प्रवृत्ति आती है ना जिजीविषा में, वो कौन सी है, यौन मूल प्रवृत्ति, जिसमें लिबिडो भी कहते हैं आप। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि लिबिडो क्या होता है। फिर है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसमें विध्वंसात्मक व आक्रमणकारी व्यवहार होता है, यानी कि सब जगह विध्वंस करने की, कुछ बिगाड़ने की, तोड़ फोड़ करने की, या फिर आक्रमण करने की, मार कूट वगैरह, ये सारी मूल प्रवृत्तियां जो है वो किसमें आएगी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति में। इस तरह से सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियां कितनी दी हुई हैं, दो प्रकार हैं, जीवन मूल प्रकृति और आपके हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिजीविषा और मुमूर्षा।
ठीक है। एक में तो है जीवन जीने की आशा होगी, जीवन के नए तरीके हो सकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जिजीविषा है वो है यौन मूल प्रवृत्ति, ठीक है। जबकि आपके मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसमें आक्रमणकारी है, विध्वंसात्मक है वगैरह, ये सारे आएंगे। अब अपन बात करते हैं स्वमोह या नार्सिसिज्म क्या होता है ना। नार्सिसिज्म जो है इम्पोर्टेंट है। ये नार्सिसिज्म के अंदर जो है अपन क्या बात करते हैं कि अपने आप से प्रेम करने की क्रिया शैशवावस्था में होती हैं। शैशवावस्था में जो बालक है ना वो क्या करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। वो क्या करेंगे, कांच के सामने जाएंगे और ऐसे ऐसे अलग से अलग मुंह बनाएंगे, है ना। तो वो क्या होगा, अपने आप से मुंह, अपने आप से प्रेम करने की जो अवस्था है ना वो शैशवावस्था ही है। इसमें जिसे क्या बोलते हैं, स्वमोह या नार्सिसिज्म। सबसे अब दूसरा आता है ऑडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है। ऑडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ जो हैं वो भी आपके किस में पाई जाती हैं, शैशव अवस्था में पाई जाती हैं। कब पाई जाती हैं, जब आपके बच्चा जो है या शैशव अवस्था में जो बच्चा है वो 6 से 3 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसे क्या बोलते हैं सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, जिसे क्या बोला है, लैंगिक अवस्था बोला है। इसमें ऑडिपस ग्रंथि जो है वो किस में पाई जाती हैं, ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती हैं, जिससे माता से वो प्रेम अधिक करता है। कभी भी आपने देखा हो तो जो बच्चे होते हैं ना, वो लड़के जो हैं वो अपनी माता से जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो किस में पाई जाती हैं, लड़कियों में, जो कि वो क्या कर जो पिता से प्रेम जो है वो अधिक करवाने के लिए जो ग्रंथि हैं। मतलब इसमें क्या होगा, नॉर्मली बात है कि जो लड़का है वो तो अपनी माता से जो प्यार ज़्यादा करता है, और लड़कियां जो है वो अपने पिता से प्यार ज़्यादा करती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं लिबिडो क्या है। लिबिडो अपन ने अभी पहले ही बात की थी। देखो क्या होता है कि सिगमंड फ्रायड ने जो है काम प्रवृत्तियों को लिबिडो कहा है। यह स्वाभाविक क्रिया है। काम प्रवृत्ति जो होती है ना, वो ही सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग क्या है, लिबिडो है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसमें ऊर्जा बल जो है वो उपयोग होता है, लिया जाता है, ठीक है। इतना। अब आगे बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के घटक कौन कौन से हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के घटक जो हैं वो सबसे पहले है स्थलाकृतिक या आकारात्मक संरचना। अभी अभी अपन ने बात की है नार्सिसिज्म या स्वमोह, फिर है लिबिडो क्या होता है, और आपके हैं कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है। ये सारे जो है किस में पाए जाएंगे, शैशवावस्था में, ठीक। फिर अपन बात कर रहे हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के घटक कौन कौन से हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के घटक जो है वो बात करेंगे स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना। अब इसमें क्या होता है कि मन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया कि जो मन है उसकी क्या होगी, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके आधार पर जो है मन को 3 स्तर बताए। मन के कितने स्तर बताए हैं, 3। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो आपका मन है उसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन सेमी कॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। जो मन की जागृत, ये जो चेतन मन है ना वो मन की जागृत अवस्था है। मन का जो संपूर्ण कितना भाग होता है, 1/10, ये 10%, ठीक है। 100 में से 10% जो है वो कौन सा है, चेतन मन है। ये मन की जागृत अवस्था है। देखो जब भी अपन कोई पढ़ते वगैरह है ना, तो एक बार जो पढ़ते हैं ना वो डायरेक्ट जो है कौन सी मेमोरी में जाता है, आपके चेतन मन में जाता है। फिर वो याद, क्योंकि अपन बार बार उसका रिवीजन करते हैं, तो वो कहाँ पर जाएगा, आपके आपके सब कॉन्शियस माइंड में। और जब एक बार अगर कोई चीज़ सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, उसके बाद आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। भूलना कौन से माइंड का क्रिया है, आपके सब कॉन्शियस माइंड की है। अब अर्ध चेतन जो है वो आपके दोनों, यानी कि चेतन मन और अर्ध चेतन मन के मध्य की क्या है, अवस्था है। अचेतन मन जो है इसमें क्या होती है, देखो कटु अनुभूतियाँ, यानी कि जो खराब अनुभूतियाँ हैं, खराब जो फीलिंग है या बैड फीलिंग्स हैं, वो सारी अचेतन मन में। दुखद बातें जितनी भी हैं आपके रिलेशन से लेके सारे जितने भी आपके, या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी घटना हो, वो बातें, ठीक है। दंभित इच्छा यानी कि अंदर से जो इच्छाएं हैं कि ये करने की, वो वाला, या जो है ये सारा किस में रहेगा, आपके अचेतन मन में। ये मन का कितना है, 9/10 भाग है, यानी कि अधिकांश भाग जो है वो किसका है, अचेतन मन का। इसमें जो है ना आपके अनैतिक विचार, असामाजिक, कामुक,
ये जो है मन अचेतन मन होता है। ज़्यादातर और महत्वपूर्ण भाग यही है, ठीक है? किसमें स्थलाकृति में। अब आता है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल क्या-क्या हैं? गत्यात्मक और संरचनात्मक मॉडल में अपन बात करें तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले है इदम, आईडी, अहम, ईगो और पर अहम यानी कि सुपर ईगो। अब क्या-क्या होते हैं ये? इनके बारे में बात करते हैं। देखो, जो आपके उम, इदम है उसको क्या बोला है? घोड़ा बोला है। क्या बोला है? घोड़ा। अचेतन मन से क्या कहा है इसको? संबंधित कहा है। सुखवाड़ी सिद्धांत पर काम करता है। इसको क्या चाहिए? बस सुख चाहिए, ठीक है ना? कैसे भी हो। इसको रेस का जो घोड़ा होता है ना उस उसकी संज्ञा दी गई है। अचेतन मन से ये संबंधित होता है। इच्छाओं का भंडार है, इसमें बहुत सारी इच्छा होती है और भागता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। कभी ऐसा चाहता है कि कभी ये करूँ, कभी वो करूँ, इस तरह से। कुसमायोजित है, इसमें समायोजन जो है वो बहुत ही क्या है? खराब है। ये लोगों से समायोजन जो है वो बहुत ये मन जो है ना जो आपके इसको इसमें समायोजन जो है वो नहीं हो पाता है, कठिनाई से होता है। और ये कैसी प्रवृत्ति का है? पशु प्रवृत्ति का है, ठीक है? उसमें भी कोई समायोजन नहीं होता है। अहम जो है, ईगो जो है, वो क्या है? जो घोड़ा है, घोड़े पर जो घुड़सवार होता है, वो क्या है? अहम है, ठीक है? वो क्या करेगा? घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखेगा, ठीक है ना? ये आईडी और सुपर ईगो के बीच की कड़ी है, ठीक है? ये क्या काम करता है? पुल का काम करता है, खींचने का काम करता है। जो जिधर आपके घोड़ा दौड़ रहा है, उसको खींचता है कि अगर गलत जगह पर है, तो उसको खींचने का काम करता है। वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है कि क्या सही और क्या गलत है। वो निर्णय जो है वो अहम लेता है। चेतन मन से संबंधित है। ये किस मन से संबंधित है? चेतन मन से। ये सुसमायोजित है। समायोजन जो है वो अच्छे से कर सकता है, बैलेंसिंग अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना? लोगों में आपके आपस में जो है वो किस तरह से जो है वो समायोजन करना है, वो ये अहम करता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक जो है, एक व्यक्तित्व बनाता है ना अपने पर्सनैलिटी, वो कौन करता है? पर्सनैलिटी बनाने का काम अहम करता है। अब बात करते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ना वो आदर्शवादी होता है, ठीक है? वो अपने आदर्शों पर चलता है। नैतिकता की भुजा बोल जाता है, नैतिकता की भुजा कहा जाता है। और कुसमायोजन होते हैं। ये भी क्योंकि ज़्यादा आदर्शवादी वगैरह जो बनते हैं ना, उनमें भी क्या होता है? समायोजन की क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो अपन ने क्या-क्या बात की? इदम, अहम और परम अहम, ठीक है? अब अब अपन अगले सिद्धांत की बात करते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत। मैंने पहले ही बताया था, मनोलैंगिक सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है? सिगमंड फ्रायड ने जो है ना इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। किसके आधार पर? लिबिडो के आधार पर, काम वासनाओं के आधार पर, ठीक है? अब कौन-कौन से हैं लिबिडो? कहाँ-कहाँ शेषावस्था में बच्चे के कौन-कौन सी जगह पर जो है वो लिबिडो पाया जाता है, ठीक है? सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य अवस्था यानी कि ओरल स्टेज। मुख यानी कि मुँह के अंदर, ठीक है? मुँह के अंदर जो है वो कहाँ-कहाँ आपके बच्चे के जो है वो लिबिडो प्रेजेंट होता है। कौन सी अवस्था में? 0 से 1 वर्ष में। 0 से 1 वर्ष में बच्चे के लिबिडो जो है वो मुँह, हो जीभ और होंठ में जो है वो क्या होता है? लिबिडो प्रेजेंट होता है। तभी तो आपने देखा होगा बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ उसको उनको चीज़ें दो 0 से 1 वर्ष के बच्चे को, वो क्या करेंगे? उनको लेके अपने मुँह में डालेंगे और उसको चूचेंगे। ठीक है? इस तरह से जो है वो जैसे आपकी काम प्रवृत्ति जो है ना इस समय कहाँ पर होती है? मुख क्षेत्र में होती है। क्रिया क्या करते हैं? चूसना, चबाना और निगलना चीज़ों को, ठीक है? फिर इससे आगे जो है बच्चे जैसे ही डेवलप करते हैं तो वो जो लिबिडो है वो कहाँ पर आती हैं? गुदीय अवस्था में, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष तक। क्या होगा? गुदा क्षेत्र में जो लिबिडो जो है वो कौन से स्टेज में होगा? कहाँ पर होगा? लिबिडो आपके गुदी अवस्था में। इस टाइम क्या होगा कि जो आपके काम प्रवृत्ति है वो गुदा क्षेत्र में हो जाएगी और इस अवस्था में बालक में मल मूत्र और विसर्जन करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो जिद्दी और आक्रामक जो है वो हो जाते हैं। अब आते हैं अगली अवस्था में जिसे बोलते हैं लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज, ठीक है? ये कब कब होती हैं? आपके 6 से 3 वर्ष की आयु में। काम प्रवृत्ति कहाँ पर होगी? जनन अंगों की तरफ। जनन अंगों में अंतर करने लग जाते हैं बच्चे। इस अवस्था में बालक बालिका में
ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ जो है वो पाई जाती हैं, जैसा कि अपन ने आगे पढ़ा था। ठीक है, अगला है प्रसुप्ति अवस्था, अदृश्य अवस्था भी कहते हैं, लेटेंसी फेज। ठीक है, ये जो है वो कहाँ से कब से कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, कब होगा? 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये बाल्यकाल की अवस्था है। काम प्रवृत्ति जो है वो अदृश्य। इस अवस्था में लैंगिक इच्छाओं का उदात्तीकरण यानी कि जो है वो कमी होना, ये होता है। फिर है अलैंगिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें खेल, शिक्षा और चित्रकारी से संबंधित आपकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर अगली बात करते हैं जनेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था में क्या होगा? ये कौन कब से कब तक है? 12 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या बोला जाता है? जननेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेज। इस अवस्था में जो है इसको किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था भी कहा जाता है। संतान उत्पत्ति के लिए तैयार। सिगमंड फ्रायड ने 0 से 6 वर्ष की अवस्थाओं को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, जिसमें आपके मुख्य, गुदीय और लैंगिक अवस्थाएं हैं। अब अपन बात करते हैं मनोसामाजिक विकास। किसने दिया? एरिक एरिक्सन्स ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। अमेरिका में इनकी मृत्यु 1902 और 1994, 1902 और 1994। अब बात करते हैं अपन जर्मन अमेरिकन, इनको भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जर्मन अमेरिकन। ये जो है ना नव फ्रायडवादी हैं, यानी कि देखो अपने बात की थी कि जो सिगमंड फ्रायड है उनके सहयोगियों में इनका भी नाम था, है ना। फिर इन्होंने क्या सोचा कि हर मतलब जो बालक के विकास है उसमें हर बार जो है मनोवृत्ति या काम प्रवृत्ति के बारे में ज़्यादा ध्यान आकर्षक किए बिना कुछ ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं जिनको अपन को ध्यान देखना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो उन्होंने पाया कि जो काम प्रवृत्तियां हैं, देखो जो इन्होंने क्या बोला कि जो काम प्रवृत्तियों के बजाय सामाजिक अनुभूतियों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, यानी कि बालक के अंदर जो सामाजिक अनुभूतियां हैं उनको क्या मानना चाहिए? महत्वपूर्ण। सिगमंड फ्रायड ने किनको महत्वपूर्ण माना है? बालक के अंदर काम प्रवृत्तियों को। जबकि इन्होंने क्या बोला कि सामाजिक अनुभूतियां ही बालक के क्या अनुभूति ही बालक को क्या मानना चाहिए? बालक के अंदर महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इनकी पुस्तक क्या थी? चाइल्ड एंड सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? मनुष्य को केवल जैविक कारक न मानते हुए एक सामाजिक प्राणी भी बताया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो मनुष्य है, जो बालक है, उनको केवल जैविक कारक न मानते हुए क्या माना है कि एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहते हैं और सामाजिक क्या होती हैं? सामाजिक अनुभूतियाँ जो है वो उसके अंदर उपस्थित होती हैं। इन्होंने बालक के विकास की 8 अवस्थाएं, कितनी है? 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहला है, याद रखना, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था है, 0 से 1.5 वर्ष के बालक में होती है। क्या होगा इस अवस्था में? ये देखो, ये जो सिगमंड फ्रायड है ना, उसकी जो कौन सी अवस्था के बराबर है या कौन सी सिद्धांत की अवस्था से मिलती है? तो ये है मुख्य अवस्था। जो मुख्य अवस्था जो थी ना, मुख्य, वो वाली अवस्था से ये मिलती जुलती हैं। परिचितों पर देखो, बच्चा जो होता है ना वो क्या करता है? परिचितों पर तो विश्वास करता है और अपरिचितों पर अविश्वास करता है। जब बच्चा 0 से 1.5 वर्ष साल का हो जाता है ना, तो वो क्या करता है? अपने परिवार वालों के साथ जो है, जो वो क्या करता है? विश्वास करता है अपने परिवार वालों के साथ में। जब अपने कभी छोटे बच्चे को ऐसा लिया हो हाथ में, है ना, तो उसको बोला हो कि आ जा, तो वो क्या करता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको आप पर विश्वास नहीं है। आप उनके लिए क्या हो? उसके लिए अपरिचित हो। जबकि अगर उसके परिवार वाले ने या उसके घर वालों ने अगर किसी ने बोला हो तो वो तुरंत भागकर जाता है। ठीक है। और यह अवस्था जो है वो कौन से उसमें इस अवस्था में कौन से मनोशक्ति का विकास होता है? आशा का। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्वायत्त बनाम संदेह की अवस्था। कब होती है ये? 1.5 से 3 वर्ष की। स्वायत्तता यानी कि ये देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये
सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था से मिलती जुलती है? गुदी अवस्था से। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, यानी कि सब इनको ऐसा लगता है मैं कर लूँगा। काम भी होता है तो आगे बढ़ के ऐसे करता है, नहीं मैं कर लूँगा। मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मुझसे सब हो पाएगा, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो वो अपने आप को क्या मानते हैं? स्वतंत्र मानते हैं। परंतु जब उनको डांट पड़ती है तो क्या होता है? डांट खाने पर माता पिता पर जो है वो संदेह करते हैं। फिर क्या बोलता है बताए बच्चे कि नहीं आप तो मेरे असली मम्मी पापा हो ही नहीं, अगर आप मेरे असली मम्मी पापा होते ना तो आप मुझे डांटते नहीं, है ना, इस तरह से। तो स्वायत्तता बनाम क्या हो जाता है? संधि की अवस्था है। इसमें मनोशक्ति कौन सी विकसित होती है? इच्छा शक्ति जो है वो उदय होता है। अगले बात करते हैं अपन पहल बनाम दोष की अवस्था। पहल क्या होती है? पहल और दोष की अवस्था क्या होती है? ये देखो कब होगी? 3 से 6 वर्ष की अवस्था में लैंगिक अवस्था से मिलती है। सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था से? लैंगिक अवस्था। सबसे पहला कौन सी अवस्था है? याद करने का तरीका है सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा स्वायत्त बनाम स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है, स्वायत्त बनाम संदेह का सिद्धांत, और तीसरा कौन सा है? पहल। ठीक है, पहल। ये अवस्था कौन सी अवस्था से मिलती है? लैंगिक अवस्था से मिलती है। इसको पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है या पूर्व बाल्यकाल अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है कि इसके बाद इस अवस्था के बाद में बच्चे को कहाँ भेजा जाता है? स्कूल भेजा जाता है। इस अवस्था में आगे से दूसरों का कार्य करना, आगे आगे बढ़ के, ठीक है, जिसमें उसको गलती भी करता है और दोष भी निकाला जाता है, ठीक है ना, वही है। जैसे कि कोई मेहमान आया तो घर वालों ने बोला कि घर वाले चाय लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? अरे वो सबसे पहले वही जाके दे देगा, भले ही वो कांच के जो बर्तन है या चाय की प्लेट है वो गिर जाए, तो अब दोष होगा उसमें, तो क्या होगा? पहल बनाम दोष की अवस्था। ठीक है, इसका जो मनोशक्ति जो है इसमें कौन सी उदय होती है? इसमें होता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य होगा। फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कौन सी है? देखो कब होगी परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था? ये है 7 से 12 वर्ष की आयु। इसको कौन सी अवस्था के तुल्य माना है? प्रसुप्ता अवस्था, या फिर जो अपन ने बोला था लैंगिक प्रावस्था में जो है ना, जिसमें अपन ने क्या बोला था कि जिसे अपन ने कौन सी अवस्था कहा था? अदृश्य अवस्था भी कहा था, है ना, ये वाली। फिर है बाल्य अवस्था भी कहा जाता है इसे, और उत्तर उत्तर बाल्यकाल अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, बालक परिश्रम करता है। इस अवस्था में क्या होगा? देखो बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल में क्या होगा? बच्चा परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, परंतु जब उसका परिणाम जो है उसके अनुकूल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है। मनोशक्ति कौन सी? मनोसामाजिक शक्ति कौन सी है? सामर्थ्यता, यानी कि बच्चे के अंदर क्या सामर्थ्यता है वो विकसित जो है वो होती है। इसके बाद बात करें तो पहचान बनाम भूमिका द्वंद की अवस्था 13 से 19 वर्ष की है, किशोरावस्था में होता है। आत्मसम्मान का क्या होता है इसमें? विकास। किशोरावस्थाओं में आत्मसम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है विकसित होता है। इसमें खुद की पहचान न मिलने पर भूमिका द्वंद की स्थिति आ जाती है, यानी कि बहुत मेहनत करता है और एक खुद की पहचान बनाने में जो है वो रहता है, लेकिन उस टाइम अगर पहचान न मिले तो उसमें क्या आ जाता है? भूमिका द्वंद आ जाता है ना, यानी कि वो खुद के अंदर से एक द्वंद का मतलब जो है आपके एक अंदर से है ना वो नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, इसमें मनोसामाजिक शक्ति कौन सी है? कर्तव्य निष्ठा है। फिर बात करते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव की स्थिति। देखो ये अवस्था कब होगी? 20 से 35 वर्ष की आयु में। वयस्क वयस्क अवस्था है, दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित होगी। घनिष्ठता विकसित न करने पर जो है वो क्या हो जाएगी? अलगाव की स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना, इसी अवस्था में जो है ना वो क्या होता है? जो बच्चे वयस्क वगैरह जो है वो शादी वगैरह जो करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अपने साथी के साथ में जो है वो घनिष्ठता का संबंध होगा, लेकिन अगर वही घनिष्ठता अगर नहीं हो तो फिर क्या होगा? अलगाव की स्थिति आ जाएगी। अब है बात करते हैं उत्पादक बनाम सक्रियता। इसमें क्या होगा? जब 35 और 55 वर्ष तक की आयु के बीच की अवस्था है, इसमें व्यक्ति जो है ना वो कमाने लगता है। ठीक है, कमाने के साथ उत्पादक कार्य में लग जाता है। अब जब अलगाव के कारण जब निष्क्रियता में रहने लग जाता है। देखो अगर प्रेम है, अगर आपके घनिष्ठता है, तब तो वो क्या करेगा?
अपने साथी के साथ घनिष्ठता है तो वो कमाने लगेगा, उत्पादक कार्य में लगेगा। लेकिन अगर अलगाव हो गया तो वो क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, उसको कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मनोसामाजिक शक्ति जो है वो उसका क्या है, देखभाल है। ठीक है, अपने परिवार की देखभाल करनी वगैरह ये। फिर लास्ट है आपकी ईमानदारी बनाम निराशा। देखो, ईमानदारी बनाम क्या है, निराशा। ये कब अवस्था है, ये कब की अवस्था है, ये 55 वर्ष के बाद की अवस्था है। अंतिम अवस्था होती है, व्यक्ति भूतकाल की स्मृतियों में जीता है। अब देखो, पूरी ज़िंदगी जी ली, अब लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में व्यक्ति क्या करता है, अपने जो पीछे वाली जो ज़िंदगी है उसके बारे में जो है वो क्या करता है, सोचता है। अगर अपना जो भूतकाल है अगर अच्छा गया है तब तो उसको सुखद अनुभव होता है, लेकिन अगर अच्छा नहीं गया है तो वो क्या करता है, उसको निराशा हाथ लगती है। भविष्य के बारे में जो है उसको कोई चिंता नहीं होती है। मनोसामाजिक शक्ति कौन सी है, परिपक्वता है और बुद्धिमत्ता है। ठीक है, अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।